अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हम कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम डायलेशन का। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स अकरिंग एट अ गिवन पॉइंट इन द मूविंग frame S appear to be longer to the observer in the stationary frame S. This effect is called time dilation. अब देखें, जैसा कि हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में कहा कि वो हर कंडीशन में जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सोर्स की वेलोसिटी पर, रिलेटिव वेलोसिटी पर वो डिपेंड ही नहीं करती, वो स्पेस में जो है वो हर हाल में कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब स्पेस और टाइम जो होता है वो दोनों रिलेटिव बन जाएंगे। अब टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या आ रहा है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं, अकरिंग एट अ गिवन पॉइंट इन द मूविंग फ्रेम एस। एक जो है मूविंग फ्रेम में है, एक शख्स है जो मूविंग फ्रेम में है, अपीयर टू बी लॉन्गर टू द ऑब्जर्वर इन द स्टेशनरी फ्रेम, और एक शख्स जो है वो क्या है, स्टेशनरी फ्रेम में। स्टेशनरी फ्रेम के अंदर क्या है, वो रुका हुआ है। अब देखो, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होनी चाहिए, तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेबल हो सकती हैं। आइंस्टाइन की थ्योरेटिकल बात हो रही है। तो यहाँ ये कह रहा है कि दो हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और एक जो है वो क्या है, स्टेशनरी, वो रुका हुआ है। उन दोनों का जो टाइम होता है वो अलग होता है। हरकत करती हुई चीज़ का जो टाइम है वो आइंस्टाइन के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लॉन्गर होता है। उसका टाइम जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है बनिस्बत किसके, स्टेशनरी फ्रेम के। यानी एक शख्स है जो हरकत नहीं कर रहा, रुका हुआ है, और दूसरा शख्स ये है वो जो बहुत तेज़ी से हरकत कर रहा है और उसकी रफ्तार जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, नियरेस्ट है। तो उस जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जो हरकत कर रहा है उसका टाइम जो होता है वो लॉन्गर हो जाता है, तवील हो जाता है बनिस्बत उसके जो शख्स क्या है, रुका हुआ है। इस अफेक्ट को नाम देते हैं, दिस अफेक्ट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। उस अफेक्ट को क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन कहते हैं। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास अब तक तो नहीं हो चुकी, तो मैं आपको साइकोलॉजिकली बता सकता हूँ कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हमें साइकोलॉजिकली कैसे फील होता है। यहाँ तो ये फिजिकली बात हो रही है। जैसे एक शख्स है जो अपनी पसंदीदा पिकनिक की जगह पे गया हो। अब पिकनिक पर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, फॉर एग्जांपल उसको वाटर पार्क पसंद है, वाटर पार्क में फुल एंजॉय कर रहा है, ये है, तो उसे 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त जो होगा वो पता ही नहीं चलेगा कैसे गुजर गया। लेकिन इसकी निस्बत एक ऐसा शख्स है जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक एक ऐसी नापसंदीदा जगह पर है जहाँ शदीद गर्मी है, एक एक मिनट उससे जो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, उससे अगर पूछा जाएगा कि सुबह 8 से लेकर 5 तक का जो वक्त अगर उसने नापसंदीदा जगह पर इंतहाई बोरियत और परेशानी में गुजारा, उससे पूछेगा तुम्हारा वक्त कैसे गुजरा, उसको लगेगा कि कई दिन गुजार लिए इसने। तो साइकोलॉजिकली भी इस तरह होता है। तो सेम यहाँ फिजिकली कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जो मूव करेगा ना, उसका वक्त तवील हो जाएगा बनिस्बत किसके, जो स्टेशनरी फ्रेम के अंदर है। अब फॉर्मूले से यहाँ थोड़ा समझाते हैं। लेट डेल्टा टी नॉट बी द प्रॉपर टाइम मेजर्ड बाय अ क्लॉक। टी नॉट जो है ये प्रॉपर टाइम है क्लॉक के जरिए, दैट इज एट रेस्ट, ये घड़ी जो है वो रेस्ट में। द रिलेटिव टाइम मेजर्ड इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यही क्लॉक जो है वो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हरकत कर रही है उसका टाइम जो है वो डेल्टा टी से हमने रिप्रेजेंट किया है, और जो रेस्ट में है क्लॉक उसको हमने शो किया है डेल्टा टी नॉट से। अब ये फॉर्मूला, अब डेल्टा टी शो कर रहा है रिलेटिविस्टिक टाइम, और ये जो शो कर रहा है ये प्रॉपर टाइम को शो कर रहा है। सी शो कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, और ये ऑब्जेक्ट की रफ्तार को शो कर रहा है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के, जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होना शुरू जाती है, उसका रिलेटिविस्टिक टाइम जो होता है वो बढ़ना शुरू जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होना शुरू जाता है, बढ़ना शुरू जाता है, और उसकी जो घड़ी होती है वो स्लो चलना शुरू हो जाएगी। देखो, अगर टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो होना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए इस थ्योरी के मुताबिक, तो उसका टाइम जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे, देखें यहाँ डेल्टा टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट की रफ्तार अगर सी स्क्वायर के वी के बराबर हो जाए, देखें वी अगर बराबर हो जाए सी के, अगर कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलना शुरू हो जाए
तो क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ हम इसमें पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, जीरो का रूट जीरो, और जीरो से अगर आप किसी चीज़ को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो से अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। उसका रिलेटिविस्टिक टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसकी घड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इस थ्योरी के मुताबिक। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, अब ये लॉरेंस फैक्टर है ना, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। दिस विल ओनली अकर व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो इस इक्वेशन के मुताबिक इसका आंसर कभी भी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो तब होगा, ये जीरो तब होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, और ये जीरो तब नहीं होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यही कहना चाह रहा है, दिस विल ओनली अकर व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये तब पॉसिबल है कि इसका आंसर जो है वो जीरो ना हो कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कम। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट v इक्वल्स c, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी इन द अबव इक्वेशन, डेल्टा टी बिकम इनफाइनाइट। डेल्टा टी का आंसर क्या आ रहा था, वो तो इनफाइनाइट हो गया था। दिस इंप्लाइज दैट टाइम विल सीमली स्टॉप, टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल, जो है वो टाइम जो है वो रुकना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है इस फिजिकल दुनिया में। तो लिहाजा कंक्लूजन क्या निकला, नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। लिहाजा कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल इस दुनिया में नहीं कर सकता। इस थ्योरी का एक पॉइंट ये था। अब इसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें क्या कह रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा बुक की डायग्राम भी हम थोड़ा सा रिकॉल करते रहे। इसमें यही था कि ऑब्जेक्ट की देखो टाइम उसका क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। पहले टाइम जितनी तेजी से चल रहा था, ये स्पीड से मूव करना शुरू हो गया, तो उसकी घड़ी स्लो चलना शुरू हो गई, उसका टाइम जो है वो डायलेट होना शुरू हो गया। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कह रहा है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट, देखो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, इसको एल नॉट से शो किया। अब अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जो है वो मूव करना शुरू करता है, तो उसकी जो लेंथ होती है, रिलेटिविस्टिक लेंथ होती है, वो छोटी होना शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है इस फॉर्मूले के, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ थोड़ा सा समझाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही हमें पता है ना, किसी चीज़ का सिकुड़ना। लेट एल नॉट बी द लेंथ ऑफ अ रॉड व्हेन द रॉड इज स्टेशनरी। एल नॉट जो है वो रॉड है, रॉड की लंबाई है जब रॉड क्या है, स्टेशनरी है। एल इज रिलेटिविस्टिक लेंथ, और एल जो है वो रिलेटिविस्टिक लेंथ है। एंड सी द स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। If there is relative motion at speed v between an observer at rest and the rod along the length of the rod, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड के साथ v स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देता है, और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करने वाला है वो रेस्ट में है, तो रॉड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ लेंथ में क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। देन लेंथ विल कैलकुलेट अ रिलेटिविस्टिक लेंथ इज गिवन बाय, रिलेटिविस्टिक लेंथ जो होगी वो यहाँ जो है उसका फॉर्मूला ये बताया जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए भाई, अब की बार फॉर्मूला ये है, एल बराबर है एल नॉट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। देखिए इन चीज़ों की डेरिवेशन नहीं है, बस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना शुरू जाती है, उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव होना शुरू जाती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में 10 गुना कम, 4 गुना कम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये थ्योरी हमें बता रही थी ना। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होना शुरू जाती है, उसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ जो होती है वो छोटी होना शुरू जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू जाती है। और अगर v बराबर हो जाए c के, तो क्या होता है, देखें 1 माइनस, अब v की जगह मैंने रखते हैं c, अब c के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर से कैंसिल, 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया 0, 0 का रूट 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर उसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या हो जाएगी, रिलेटिविस्टिक लेंथ हो जाएगी 0। तो किसी भी चीज़ के लेंथ का 0 होना जो है वो इम्पॉसिबल है, लिहाजा स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, अ ग्रेटर स्पीड v रिजल्ट इन अ ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती जाएगी उसकी लंबाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू जाएगी। स्पेस कॉन्ट्रैक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये कह रहा है कि ये हर डायरेक्शन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ इसकी बात कर लो कि ये बास्केटबॉल है, अब ये रुका हुआ है तो इस शक्ल में,
अब जैसे जैसे इसकी रफ्तार क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होना शुरू हो रही है, तो ये इसकी लेंथ जो है वो उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट, इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये चलता जा रहा है, रफ्तार बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। और अगर v बराबर जो c के, तो इसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ये बताना चाह रहा है। तो लिहाजा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव नहीं कर सकता। लाइट की रफ्तार जो है वो सबसे ज़्यादा है आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ बात करते हैं मास वेरिएशन की बात करेंगे। लेट एम नॉट बी द रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड v देन इट रिलेटिविस्टिक मास इज गिवन बाय। हमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, उसका मास जो है वो m है, एक मिनट, और उसका m नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है, उसका रेस्ट में है, और जब वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मूव करना शुरू करेगा तो उसके मास को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फॉर्मूला है 1 - v² और c²। अब जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मूव करना शुरू करता है, उसका रिलेटिविस्टिक मास जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। रिलेटिविस्टिक मास क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो क्या होता है, v की जगह ये रख देते हैं, ये m नॉट हो गया, 1 - v की जगह मैंने रख दिया c रखा, c² हो गया, c² से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 - 1 क्या हो गया, 1 - 1 हो गया 0, 0 का रूट 0, और m नॉट को अगर 0 से मैं अगर डिवाइड करूंगा, m नॉट को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वही टाइम की तरह इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिहाजा अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करेगा तो उसका मास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। लिहाजा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ हमने ये कह रहा है लेट एम नॉट बी द रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एम नॉट रेस्ट मास को शो कर रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड v, ऑब्जेक्ट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है, देन इट्स रिलेटिविस्टिक मास विल बी गिवन बाय, रिलेटिविस्टिक मास का ये फॉर्मूला है, वेयर m इज रिलेटिविस्टिक मास, c is speed of light, c speed of light है। the relative motion causes a mass variation, relative motion जो है वो मास में भी वेरिएशन लेकर आता है। और इसमें जो है हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा मास, रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा तो रिलेटिविस्टिक मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चौथा रिजल्ट है मास एनर्जी रिलेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट मास m एंड द इक्विवेलेंट एनर्जी E नॉट आर रिलेटेड बाय। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास m, यहाँ अगर हम m नॉट रेस्ट मास की बात कर रहे हैं और उसकी एनर्जी को E नॉट से शो कर रहे हैं, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक E इक्वल टू mc², ये रिलेशन है। और इसकी भी एक डिटेल डेरिवेशन है जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारे पास रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है। दिस इक्वेशन गिव द मास एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट मास m रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग। अब यहाँ ये शो कर रहा है कि ये जो है वो मास और एनर्जी के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है, और उसमें ये बता रहा है कि मास अगर रेस्ट में भी हो तो भी वो एनर्जी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब अगर ऑब्जेक्ट हरकत करना शुरू हो जाए तो क्या होगा, फॉर्मूला हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहां जाके कॉन्सिक्वेंसेस खत्म। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट हैज एडिशनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो रेस्ट में था तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है इस फॉर्मूले के मुताबिक, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हरकत करेगा तो उसके पास एक एडिशनल एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। तो हमने कहा तो टोटल एनर्जी अब क्या होगा, तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ मास एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब की बार टोटल एनर्जी क्या होगा, E नॉट के बराबर होगा, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। अब E नॉट किसके बराबर है, m नॉट c² के बराबर। आगे हम थोड़ा सा इसके बात करते हैं। E नॉट बराबर हो गया m नॉट c², मैंने यहाँ E बराबर हो गया, अब E नॉट की जगह रख दिया m नॉट, ये m नॉट यहाँ छोटा सा m नॉट c² प्लस k। अब k यहाँ प्लस में है, के यहाँ, अब m नॉट c² यहाँ प्लस में वहाँ लेके जाते हैं तो k किसके बराबर हो गया, E बराबर हो गया m नॉट c² के। यहाँ तक पहुँच गए। और ये जो अब E है, अब गौर से सुनिएगा, E की बात करेंगे, E किसके बराबर है, E बराबर हो गया mc² के। E की जगह रख दिया मैंने mc², क्योंकि अब ये मास जो है वो क्या है, अब ये जो मास है ये रिलेटिविस्टिक मास है। m क्या है, ये जो है वो E बराबर हो गया mc² के, और E नॉट बराबर था m नॉट c²। m नॉट शो कर रहा है m रेस्ट में, E शो कर रहा है कि m हरकत करता हुआ, तो E की जगह रख दिया mc² हो गया।
ये आ गया एम नॉट सी स्क्वायर। क्या हो गया? एम नॉट सी स्क्वायर। अब m जो है, गौर से सुनिएगा, अब ये m की जगह में जो है वो यहाँ वैल्यू अगर रखना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एम नॉट की जगह, सॉरी एम नॉट की जगह रखना चाहूँ तो m बराबर होता है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v²। ये लॉरेंस इक्वेशन थी, लॉरेंस इक्वेशन को गेमा से हम शो कर रहे थे, तो इसका मतलब m किसके बराबर हो गया, एम नॉट ये था तो इसकी जगह गेमा रख दिया लॉरेंस इक्वेशन में, तो ये m बराबर हो गया एम नॉट गेमा। गेमा यहाँ क्या हो रहा है, गेमा यहाँ जो है वो डिवाइडेड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब एम नॉट किसके बराबर हो गया, एम नॉट बराबर हो गया गेमा एम के। एम नॉट किसके बराबर हो गया, गेमा एम के। तो एम नॉट की जगह रख रहा हूँ गेमा एम, एम नॉट की जगह रख दिया मैंने गेमा एम। अब इनमें से जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, एम जो एम सी स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एम सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 - गेमा। ये हमारे पास आ गया काइनेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला। तो यहाँ जाकर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।